Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number, I think, 9. Lecture number 9. Renewable energy resources, supply challenges, first objective, and then the environmental impacts of renewable energy sources. Okay, environment. We have already discussed renewable energy sources, non-renewable energy sources, supply challenges, and environmental impacts of non-renewable energy resources. Now we will discuss renewable energy resources. So, supply challenges. First was the supply challenges. What is supply challenges? The following: widely dispersed, premature technology, intermittent and variable nature, low efficiency, and huge capital cost. Widely dispersed जो भी सप्लाई चैलेंजेस डिफरेंट वी नो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या आता है. फर्स्ट वी कैन से दैट इट इज सोलर, wind, basically solar and wind. Also alternative we can have the geothermal, hydro, geothermal, and geothermal, and fifth one is biomass. Okay, biomass. So widely disturbed, all the renewable energy sources mainly except solar are widely dispersed. For example, in case of Pakistan, if we roughly draw the map of Pakistan, you can say that this is the map of Pakistan. Okay, and the resources are widely, for example, wind resources are mainly located at the shores of the Sindh and Balochistan. Okay, Sindh and, for example, this is Balochistan, this is the wind, there is at the shores of Sindh, wind, and then in Punjab, and at the hilly areas, the hilltops of the salt range, you can see in the map the salt range, there is a wind. For example, draw salt range, wind, then a top at the tops and galleries. This is also wind की विंड जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सारे पाकिस्तान में नहीं है. देन हाइड्रोज पावर इज़ mainly situated at north of Pakistan. Okay, this is the hydro potential at north, hilly areas, hydro north of Pakistan. तो इससे ये आइडिया मिलता है कि इसमें जो अब जितने भी आपके आपके विंड है या हाइडल है वो आपके सारे के सारे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली नहीं है. कभी विंड की पोटेंशियल डिफरेंट एरियाज़ में होगी, हर जगह पोटेंशियल विंड की पोटेंशियल नहीं है. इसी तरह से जियोथर्मल है, तो जियोथर्मल की पोटेंशियल कहाँ पे होगी? पाकिस्तान में बहुत ही कम, यानी इससे या तो नादन एरिया में चित्राल में कुछ हार्ट स्प्रिंग हैं, कुछ एजेके में हार्ट स्प्रिंग हैं, ठीक है, अभी तक हैं इस तरह से आप. तो पोटेंशियल है कोई पाकिस्तान में जियोथर्मल के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई. देन कम बायोमास, तो बायोमास ज़्यादातर पोटेंशियल किधर होगी? फॉर एग्जांपल अभी बलोचिस्तान है, तो बलोचिस्तान इज़ डेजर्ट एरिया, तो अभी ज़्यादातर इसकी पोटेंशियल पंजाब के जो है ना यहाँ पे आपकी वेजिटेबल्स आपकी होंगी, या आप जंगल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग्रीकल्चर जहाँ पे लैंड ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि पंजाब है, यहाँ पे बायोमास पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी सिंध में भी बायो पोटेंशियल ज़्यादा होगी, तो सारी जगहों पे है. बलूचिस्तान में भी होगी लेकिन बलूचिस्तान में लेस पोटेंशियल है. जहाँ पे एनिमल वेस्ट हो ज़रा बलूचिस्तान में भी है, ठीक है, हर जगह पे पाकिस्तान की हर जगह पे पे बायोमास की पोटेंशियल है. लेकिन इसकी जिस तरह आप बुक में देखें तो बुक में बायोमास का जो है वो रिसोर्सेज की डायग्राम बनी अमेरिका की है, यूएसए की, कि किन किन एरियाज़ में बायोमास का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है. इस तरह हर एक ही आपका यूएसए के उसी बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको देखेंगे कि सोलर की आप देखेंगे, विंड की पोटेंशियल किन किन एरियाज़ में ज़्यादा मैप है इसे.
ठीक है। सोलर तकरीबन पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान के केस में सोलर जो है वो तकरीबन हर जगह पे जो है ना वो इसकी पोटेंशियल एक जैसी है। नो लेट्स मूव, सॉरी यूनिवर्स करें इसके बाद पिछले पॉइंट्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका, ये तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका प्री मैच्योर टेक, इसको फिर बाद में बना के डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, कमिंग स्लाइड में सारे भी है ना नेक्स्ट स्लाइड में। प्री मैच्योर टेक्नोलॉजी हम क्यों कह सकते हैं कि देखें एज़ कम्पेयर टू द अदर टेक्नोलॉजीज़, थर्मल है, कोल है, तो स्टीम इंजन जो है मेरा ख्याल है जो है वो 1700 या समथिंग 60 या 68 या 7 में आया था स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम टरबाइन इस तरह से, तो आप देखेंगे कितनी ईयर्स होगी, लॉट ऑफ टाइम जो है वो आ गया। ठीक, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इसलिए जो है ना वो टेक्नोलॉजी काफ़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी उसमें एडवांसमेंट आती रही है। बाकी विंड या रिन्यूएबल की आपने डायग्राम भी देखी है। रिन्यूएबल में आपका सोलर है, तो ज़्यादा इसमें मोमेंटम जो गेन किया है वो 1970 बल्कि 1970 में तो शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह 1970 में डेनमार्क वगैरह में, लेकिन इसने मोमेंटम गूंज गया आफ्टर 2000 के बाद टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मोमेंटम गेन किया है। अमेरिका में भी आप देखेंगे 2000 से लेकर 2015 तक के आपको पीछे में आपको मिलेंगे। ठीक, प्रीमेच्योर इस लिहाज से आप कह सकते हैं नो, अब वक्त के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस है। अब आप इसको आप प्रीमेच्योर टेक्नोलॉजी कहें या ना कहें, लेकिन इन केस ऑफ आप देखें कि विंड के केस में काफ़ी मैच्योर हो गई है। सोलर के केस में भी सोलर सेल में एफिशिएंसी काफ़ी कम है। रिसर्च इज़ ऑन गोइंग। ठीक है, हम कह सकते हैं रिसर्च इज़ ऑन गोइंग। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतनी प्रीमेच्योर टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, काफ़ी हद तक इसके अंदर भी अब एडवांसमेंट आ गई है विंड या दूसरे चीज़ों में। इंटरमिनेट वेरिएबिलिटी, ठीक है, आप कह सकते हैं इंटरमिनेट क्या, डे नाइट। सोलर है तो सोलर में डे नाइट, डे को होगी नाइट को नहीं होगी। इसी तरह से जो है बाकी जो है ना उनके लिए भी आपकी जो है ना वो वेरिएबल है। आप कह सकते हैं विंड भी जो है वो वेरिएबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे विंड क्यों वेरिएबल है। देन कम्स लो एफिशिएंसी। सोलर सेल की एफिशिएंसी है 15 टू आप कह सकते हैं कि 20% है। बाज़ पे लोग कहते हैं 25 भी, रिसर्च है, बाज़ रिसर्च में 40% भी है, लेकिन वह रिसर्च फेज़ में। लेकिन ज़्यादा जो है 15 टू सोलर हो के केस में जो एफिशिएंसी है 15 टू 20%। एंड विंड के केस में आप कह सकते हैं कि 40 एंड अबव एंड टू 45%। इट इज़ बेटर। विंड जो है वो आप कह सकते हैं कि कंपेयर टू कोल जो है वो अच्छी एफिशिएंसी है। और सबसे अच्छी एफिशिएंसी हाइड्रो की है। ये अगर विंड की है तो हाइड्रो की एफिशिएंसी होगी तकरीबन 85 टू 90%। ठीक है, तो सबसे बेटर ये है। तो लेकिन विंड जो है वो मैच करती है कोल को, कोल की भी 30 टू 40% बनती है। तो इसी तरह से इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो है ये लो एफिशिएंसी की वजह क्या होगी कि ये चीज़ है, इंटरमीडिएट एंड वेरिएबल नेचर है। देन ह्यूज कैपिटल कास्ट, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कास्ट आती है ह्यूज कैपिटल कास्ट पर। लेकिन आप देखेंगे शुरू में आपने एक डायग्राम देखी होगी, इसलिए जो है ना ये ग्राफ्स आप देखें तो उसमें एक डायग्राम है जो सोलर की कैपिटल कास्ट की वजह बताती है कि सोलर क्यों पाओ। यहाँ पे ये टाइम है, टाइम में आप डे या कर सकते हो, यहाँ पे कास्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2000 से लेके 2020 तक है जो कास्ट पर यूनिट के हिसाब से निकाली है। कास्ट अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक जो है जिसमें हमने देखा था लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी, और फिर ग्रिड पैरिटी का हमने जिक्र किया था। ग्रिड पैरिटी, ग्रिड अगर देखें ग्रिड पैरिटी का हमने जिक्र किया था। पैरिटी क्या चीज़ है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने शो किया था कि जो कास्ट जो आ रही है अब सोलर के केस में वो भी आज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज़ होती जा रही है कास्ट। अब जो है वो कम समझ, आज से जो 10 साल पहले जो कास्ट थी वो क्या थी और आज क्या काफ़ी कास्ट कम आ गई है। तो इस लिहाज से ये जो ह्यूज कैपिटल कास्ट है ये आप क्वेश्चन मार्क है। ठीक, आप कह सकते हैं किसी लिहाज से, लेकिन ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कास्ट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। नो वी विल डिस्कस in detail in next slides, डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, डिटेल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या है। क्विक जो है वाइडली डिस्पर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
एनर्जी डेंसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज लो कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजीज, आपको एक्सप्लेन कर दिए। लार्ज एरियाज मस्ट फॉर एडुकेट पावर आउटपुट, लार्ज एरियाज ठीक है, इसमें वाइडली डिस्पर्स लार्ज एरियाज चाहिए आपको कि आप ये एनर्जी को, फॉर एग्जांपल इसके केस में आप कहते हैं कि 5 एकड़ ऑफ लैंड इज़ यूज्ड, 5 एकड़ अगर लैंड है सोलर के केस में, आप देखें 5 एकड़ जो लैंड है वो 1 मेगावाट के लिए प्रोड्यूस होगी, 1 मेगावाट, ठीक है 1 मेगावाट। इसी केस में हम 30 मेगावाट का अगर डीजल प्लांट लगाएं, 30 मेगावाट का छोटे से एरिया में वो लग जाता है, ठीक है 30 मेगावाट का डीजल। तो कोल का थोड़ा और बड़ा होता है एरिया होता है, कोल का भी काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है उसकी, क्योंकि कोल की प्रोसेसिंग चाहिए होती है, फ्यूल स्टोरेज है, फ्यूल हैंडलिंग है, फ्यूल प्रोसेसिंग है, देन प्लांट है, फिर प्लांट के बाद इसकी जो है जो भी चीज़ें हैं फ्यूल के रिमेन्स और फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश एटसेट्रा, वो सारा कुछ। तो लार्ज एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू द अदर पावर प्लांट्स आपको इस केस में चाहिए, लार्ज एरियाज़। सिमिलर पावर प्लांट अचीवेबल इन स्मॉलर साइज इन फॉसिल फ्यूल प्लांट्स, ठीक है सिमिलर पावर अगर कंपैरिजन करें आउटपुट, एक ही आउटपुट की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नीचे इसमें एग्जांपल दी हुई है कि 1 मेगावाट अगर आप फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं या विंड से या सोलर से, तो उसमें क्या कंपैरिजन है ये इसके आ जाएगा। रॉबर्ट डब्ल्यू शीर प्लांट कोल, ये कोल प्लांट है इन यूएसए विद 3520 मेगावाट, 3520 मेगावाट का एरिया है 3500, यानी ये कोल का, ठीक है। इसी सेम पावर को हम देखते हैं कि अगर हम सोलर से, मेरा सोलर का है, सोलर के ऊपर करें तो ये क्या करेगा, ये आ जाएगा इसकी जो है वो बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी 3500 एकड़ से बढ़ गई है, 3500 एकड़ से बढ़ गई है 8800, काफ़ी बढ़ा। कोल का भी काफ़ी एरिया चाहिए होता है, लेकिन इसी को 3520 को अगर हम डीजल या थोड़ा गैस में करेंगे तो उसका एरिया और कम हो जाता है, गैस और डीजल में 35 से भी कम हो जाएगा, तो वो इस पर डिपेंड होता है। प्री मेच्योर टेक्नोलॉजीज़ डिस्कस, इसका भी मैंने थोड़ा शुरू में इंट्रो में, टेक्नोलॉजीज़ फॉर हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वेल डेवलप्ड एंड टेक्नोवाई फॉसिल फ्यूल्स। ओके, आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल 1940 से भी पहले आप स्टार्ट है, कितने अरसा हो गया, तकरीबन 150 ईयर्स फॉसिल फ्यूल्स की टेक्नोलॉजीज ने इनको इवाल्व करते करते 150 ईयर्स से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। स्टीम इंजन को तो भाई 200 साल हो गए, 1768 में स्टीम इंजन आया था, तो काफ़ी ईयर, इसलिए ये मैच्योर टेक्नोलॉजीज़ आप इनको कह सकते हैं। हायर एफिशिएंसी कंपेयर टू रिन्यूएबल बट लिटल नो, हायर एफिशिएंसीज एज़ कंपेयर टू, अभी कोल की एफिशिएंसीज आप कह सकते हैं मैक्सिमम 40 है, जिसमें आप 30 to 40 रेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एक्सेलरीज, ये एक्सेसरीज इकोनोमाइज़र द्वारा यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये कोल की है, ठीक है। सोलर की होगी आप 15% टू 20% आप जो कमर्शियली अवेलेबल है, तो एज़ कम्पेयर टू ये कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजीज़ फॉर हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल नॉट एडवांस इनफ, ठीक है, यानी नॉट एडवांस इनफ कि आप किस सेंस में कह सकते हैं नॉट एडवांस्ड इनफ। अभी डिस्कस हमने कर किया भी था कि विंड के केस में तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस हो गई हैं, सोलर के केस में एफिशिएंसीज़ काफ़ी कम है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सोलर सेल्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है। हम डिटेल में जो है ना अलग सोलर टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि क्या है। अच्छा, बीइंग इम्प्रूव थ्रू कंटिन्यूस रिसर्च, अभी रिसर्च की बात की है तो ये रिसर्च सोलर केस में या विंड के केस में इसको मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंटेड, इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं हम Q&A सेशन में कि वाई क्या वजूहत क्या हैं, स्लो रिसर्च क्यों हो रही है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सोलर या ये विंड है, ये इंडिया इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में खुसूसन क्योंकि ऑलरेडी जिन कंट्रीज़ में ये वहाँ पे कोल से प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है, लेकिन अब वो ये करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्लेस करेंगे,
रिप्लेसमेंट फिर कास्ट चाहिए होती है, रिप्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है बाज़ कंट्रीज़। लेकिन जर्मनी है तो जर्मनी ने सोलर की तरफ बहुत दिया है, इंसेंटिव उनको उन्होंने दिए हैं, बल्कि जो आपको फीड इन टैरिफ की इब्तदा भी जर्मनी से शुरू हुई थी। तो बहुत से कंट्रीज़ में जो रिप्लेसमेंट ऑलरेडी जो है फॉसिल फ्यूल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में उनको थोड़ा मसला है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। तो पाकिस्तान के केस में तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं, पाकिस्तान के केस में सीधी सीधी आपने नई उठा के लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए वो कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं है। बीइंग इम्प्रूव्ड थ्रू कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन टू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज इंक्रीज एफिशिएंसीज, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन आप एफिशिएंसीज़ की बात हो रही है, किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू रिसर्च। लॉस्ट लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अगला हमने क्या करना है, जस्ट एक थ्योरी है इसमें। अच्छा, इंटरमीडिएट वेरिएबिलिटी, ये भी हमें मेरा ख्याल है क्विक इसको हम आगे कर लेते हैं कि ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं क्यों वेरिएबिलिटी है इसके अंदर। कि आपको देखा होगा कि डे एंड नाइट का कंसेप्ट है सोलर के अंदर, और विंड के अंदर कंसेप्ट किया है आपका जो है हर टाइम पे ना विंड वेरी कर रही होती है, किसी वक्त होगी, किसी ऑन एंड ऑफ रहेगी, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, इसलिए आप कहते हैं कि ये वेरिएबल। चले तो आगे चलते हैं, इसको स्किप करके स्लाइड को, इसमें कोई, ठीक है, इसमें रेट ऑफ फ्लो है, चेंज कर रहा है, ठीक है। वेरिएशन एग्जांपल है 15 मिनट्स का आप लेते हैं, तो 15 मिनट्स में कितनी वेरी करती है विंड, इसलिए फिर वेरिएबिलिटी की वजह से हमने क्या कर सकते हैं, जो है ना वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस लाने पड़ते हैं ताकि आप स्टोर कर सकें फॉर स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबल सप्लाई के लिए स्टोरेज और कन्वर्जन चाहिए होगी फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है जो आपको बता रही है कि ठीक है कि क्या विंड स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड, आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, विंड स्पीड्स इन मीटर पर सेकंड। विंड स्पीड कितनी कर रही है, टू देखें 8 मीटर 20 मीटर पर सेकंड। और फिर अब ईयर वाइज लिया है 204 से लेके 2011 तक। ग्रीक फिश क्रीक एक एरिया है का नाम है, यूएसए के अंदर एक एरिया है कि किसी एक ख़ास स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपने किसी लोकेशन के ऊपर ये आपने मेजरमेंट की हुई है। तो ईयर वाइज इसको फर्दर इसको फिर मैग्नीफाई किया गया, 2006 से 2001 ईयर की मैग्नीफिकेशन कर दी है कि यहाँ पे एवरेज बता रहा है, ठीक है, एयर की पूरे ईयर की। फिर आपका डेज जेड मास, फिर आपका एक ईयर आ गया, मंथ के ऊपर आ गया, ठीक है। मंथ से फिर आपने क्या कर दिया, उसको एक जो है ना महीने के अंदर आपने इसको कर दिया है, फिर जन मार्च आधे महीने के ऊपर आपने इसको कर दिया है, फ्रॉम February 14 to 21, ठीक है, 7 वीक, एक वीक पे फिर 22 to 29 विंड स्पीड। मंथ का डेटा आ रहा है, ये वीक का डेटा यहाँ पे आ गया 1 वीक, ठीक है। ईयरली डेटा ईयर मंथ और ये आ गया वीक, ठीक है, कि एक वीक का क्या है, फिर एक वीक में डेटा टाइम फ्रीक्वेंसी फर्दर आपका ये किस टाइम के ऊपर क्या आपका डेटा है यार, ठीक है। तो ये आपकी आ गई विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड कि कितनी वेरी कर रही है। किसी टाइम आप देखेंगे यहाँ पे 6 है, फिर ड्रॉप हो गया 2 आ गई है इस दौरान, फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम चली गई है, ठीक है। इसी केस में आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, तो ये वेरी कर रहा है, जस्ट ये आपको शो करने के लिए। नेक्स्ट, इस केस में भी आपको विंड वेरिएशन शो हो रही है, विंड डायरेक्शन विंड स्पीड, ठीक है, पर मीटर। इसको आपका तारे टाइम के हिसाब से, ये टाइम के हिसाब से कितनी वेरी कर रही है। लोकेशन के ऊपर यानी डिग्री, किस डिग्री के ऊपर कौन सी थी, 90 डिग्री है लोकेशन, विंड प्रोफाइल इसको कहते हैं। लो एफिशिएंसीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फॉसिल फ्यूल्स की 37%, ठीक, 55 to 60% ऑयल प्लांट्स की क्या हो जाएंगी, अगर बस में कोल की करेंगे तो कोल की क्या हो जाइए 37%, ऑयल की क्या करेंगे 60 to 60%। गैस टरबाइंस की आती है, गैस टरबाइंस, ठीक है, ये गैस टरबाइंस की आ गई। तो कंबाइंड साइकिल की आप विदाउट कंबाइंड साइकिल करेंगे। कंबाइंड साइकिल क्या होता है कि आपका ये गैस टरबाइन है, ठीक है,
ये गैस टरबाइन है, यहाँ से ये गैस टरबाइन अगर चल गैस आ रही है तो इसका जो आउटपुट है वो आपको कहते हैं स्टीम टरबाइन में चली जाती है, स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो ये कंबाइन जो है फिर दोनों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेट अस से अब इसी गैस टरबाइन को कंबाइन करेंगे जिसकी 32 to 30% एफिशिएंसी है, इसको कंबाइन में करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 50 to 60%। ठीक है, तो अमूमन जो होते हैं ना गैस टरबाइन कंबाइन होते हैं, कंबाइन या हाइब्रिड टरबाइन होते हैं कि आपका स्टीम गैस है, गैस के साथ साथ क्यों गैस टरबाइन जो होता है उसके एग्जॉस्ट होता है, यहाँ से गैस आ रही है। ठीक है, ये टरबाइन में गैस टरबाइन में एंटर हुई है और यहाँ पे टरबाइन चलाने के बाद यहाँ पे जो एग्जॉस्ट होगा उसमें एग्जॉस्ट के अंदर टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच कर सकता है। तो इसी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट के लिए फिर हम इसका हीट एक्सचेंजर के थ्रू स्टीम, यहाँ पे वाटर आ रहा है। ठीक है, तो इस वाटर फिर आपके स्टीम टरबाइन यूज़ करके, ये कंडेंसर है और ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है वाटर का, तो इसको कंबाइन आप प्लांट कह सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फॉसल फ्यूल्स के रिन्यूएबल्स आप देखेंगे, रिन्यूएबल्स में 12 to 15% सनलाइट फॉलिंग इन पीवी सेल बिकम इलेक्ट्रिसिटी एंड 40 to 45%, 40 to 50% एट विंड। तो विंड की आप कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू, विंड को आप जो है वो कोल से कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर विंड टरबाइन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज़ बेटर चॉइस विंड। ठीक है, आप इससे भी 50% इज़ हाईएस्ट है 21% एफिशिएंसी ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट रिपोर्टेड। जियोथर्मल की आप कह सकते हैं कि 21% एफिशिएंसी है। देन कम हाईएस्ट एफिशिएंसी बीइंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा है 95% फॉर अ लार्ज स्टेशन, 80 to 85% फॉर लार्ज स्मॉल स्टेशन। आप देखें 90 आपकी लो एफिशिएंसीज। रिन्यूएबल में सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं हाइडल, सबसे कम आपका सोलर की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। लो एफिशिएंसीज कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला है इसने सबसे बेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बेस्ट एफिशिएंसीज। ठीक, इसके इफेक्ट्स क्या, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम पे क्या इसके इफेक्ट होंगे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे। वाटर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, प्रॉब्लम प्राइमरी गोल नॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ में Q&A में। विंटर प्लांट्स विद ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नियरली एज एफिशिएंट एज कंबाइंड साइकिल गैस प्लांट। देन कम्स द विंड प्लांट्स मोर एफिशिएंट कंपेयर टू कोल प्लांट्स। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। ठीक है, कि विंड प्लांट्स मोर एफिशिएंट कंपेयर टू कोल प्लांट्स, डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस बिकॉज ऑफ ह्यूज शेयर ऑफ कोल बेस्ड पावर, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे कि वहाँ की क्यों डिफ़िकल्ट टू। पाकिस्तान के केस में तो रिप्लेस नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। वायबल ऑप्शन इफ़ ग्रेजुअली टेक्स ओवर फॉर कोल प्लांट्स। ठीक है, इन पेस आई थिंक इन पाकिस्तान के केस विंड इज़ बेस्ट ऑप्शन। विंड जो है इसकी तरह हमें ज़्यादा जाना चाहिए। लेकिन इसकी फिर प्रॉब्लम्स क्या आते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे। क्यों आपको शुरू के ग्राफ में बताया था कि तकरीबन चाइना ने जो है ना पिछले 5-10 सालों में विंड पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आया, तकरीबन 81,74,000 मेगावाट वहाँ पे। नॉन कंबाइंड गैस टरबाइन प्लांट मस्ट बी डिसकंटिन्यूड इन फेवर ऑफ विंड प्लांट्स। नॉन कंबाइंड फेवर इन वाइड इन विंडी एरियाज़ डिसकंटिन्यूड। अब वहाँ पे डिसकंटिन्यूड करने के लिए उन मुल्कों में तो वहाँ पे करेंगे तो उनको उसकी कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पे डिबेट्स वगैरह होती रहती हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ वहाँ पे एनर्जी के प्लांट्स इस तरह के उन्होंने लगाए हुए हैं, डिफरेंट फॉसिल फ्यूल न्यूक्लियर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग, तो इस तरह हम भी फ़िलहाल तो हमें रिप्लेस गुंजाइश मौजूद है, कुछ अरसे बाद आज से 15-20 साल बाद हमें भी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हाई कैपिटल की आपको डायग्राम बता दी थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या ग्रिड पैरिटी का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, कि आपकी कास्ट जो है ये कास्ट है या आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है सोलर केस में, इस तरह बाकी भी ये। तो आप कैपिटल कास्ट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट रिसर्च और हो रही है और उसमें कास्ट कम आती जा रही है। ठीक है, कंपटीशन भी आप कह सकते हैं, ग्लोबल कंपनीज आ रही है, कंपटीशन भी है और काफ़ी हद तक। अब तो आप कह सकते हैं कि हाई कैपिटल कास्ट मेरे तो ख्याल में आप कह सकते हैं कि इतनी भी हाई नहीं है। आप
क्वेश्चन मार्क है ये। न्यू और लेस डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज विद लो एफिशिएंसीज मोर देन, इसको भी हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ऑलरेडी। ये फास्ट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस पावर इन डिमांड, ठीक है, कि जिस वक्त आप मर्जी है पावर करें वो तो फिक्स है ना, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, ऑन या ऑफ करना ईजी है। रिन्यूएबल रिक्वायर्स लार्ज एडिशनल कास्ट ऑन बैटरी। एडिशनल कास्ट यहाँ पे किस में आ रही है, जस्ट एडिशनल कास्ट किस में आ रही हैं, बैटरीज पे आ रही हैं, बैटरीज एंड अदर स्टोरेज स्कीम्स, इसके अंदर भी रिसर्च बहुत हो रही है, ठीक है। तो सप्लाई ऑन डिमांड, सप्लाई ऑन डिमांड के लिए आपका बैटरीज, ताकि इनकी एफिशिएंसीज, स्टोरेज, बैटरी और स्टोरेज की एफिशिएंसीज को बढ़ाया जा सके। सॉल्यूशंस, स्पेशल टैक्स कोड्स के टैक्स कम करें, जैसे पाकिस्तान के केस में उन्होंने टैक्स कम कर दिया ताकि जो है ना वो इन्वेस्टमेंट वाला। मैंने कंसिडर ऑफ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स यानी ये सब्सिडीज़, जिस तरह से इंसेंटिव्स क्या दिया था, आपके एग्जांपल पूछो तो इंसेंटिव क्या, फीड इन टैरिफ जो स्टार्ट हुआ है जर्मनी में, अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया है, यूके में ख़त्म कर दिया है फीड इन टैरिफ, ठीक है, फीड इन टैरिफ। इस तरह की एग्जांपल है इसकी मैं दे रहा हूँ आपको, फीड इन टैरिफ है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो ऑलरेडी सिस्टम में है वो तो ठीक है, जब तक एग्रीमेंट है, नेक्स्ट को जो है ना इंटरटेन नहीं कर रहे, तो इस तरह के इंसेंटिव्स और आपके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड ऑन इन्वायरमेंट के हिसाब से हम देखें कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर सोलर का क्या इफेक्ट है, विंड, हाइड्रो, बायोमास, बायोफ्यूल्स एंड जियोथर्मल्स का वन बाय वन इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या असरात हैं, ठीक है। लेट अस सी द सोलर एंड इन्वायरमेंट। सोलर केस में क्या है, एज इन द सोलर जो है इसमें कोई CO2 इमिशन नहीं है, नो CO2 इमिशन, ठीक है, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग इस तरह भी कहते हैं कि जिसकी नहीं सोलर सेल्स जिस फैक्ट्री पे बना है ये वो अगर कोल पे चल रही थी तो आप तो किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरह के लोग जो है ना वो केसेस बन जाते हैं। लेकिन फिर नो CO2 इसी केस में, डू नॉट प्रोड्यूस एयर वाटर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो है वो तो कुछ नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑपरेशन ये हो सकता है सबके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक मटेरियल्स एंड केमिकल यूज टू मेक PV सेल्स एंड हैजर्डस फ्लूइड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन सोलर थर्मल सिस्टम। सोलर थर्मल सिस्टम एक हमारे से दो तरह के हैं और दूसरा आपका PV सिस्टम है। इनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो इसको लीक्स कुड बी हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। इसका नेक्स्ट एक केस दिखाएंगे आपको। आपके एक प्लांट था जहाँ पे सोलर सेल्स से कुछ चीज़ लीक होकर रिवर में चली गई थी, तो इसमें डिफरेंट जो है इस किस्म के मटेरियल होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स हो गए, कोई पैनल्स किससे बनते हैं, सेल हो गया, पैनल्स, एरेज, ठीक डिफरेंट हजारडस मटेरियल होते हैं इसके अंदर। केमिकल स्पिल्स कैन काज पोल्यूशन लाइक फ्लोराइड, फ्लोराइड हो सकता है इसके अंदर, फ्लोराइड, तो डिफरेंट किस्म के इसके अंदर। अच्छा, क्लियरिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पावर प्लांट केस में, आपके सोलर के केस के अंदर आपने कोई ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे तो नहीं लगाना, लेकिन इसके भी अल्टरनेटिव मौजूद आ गए हैं कि आप जो है ना वो पार्किंग शेड के बजाय आप वहाँ पे लगाएं, आप रूफ टॉप से लगाएं, कैनाल्स के ऊपर लगाएं, तो ये भी बजाय इसके कि आप जो है वो एग्रीकल्चर लैंड यूज़ करें। आप जिस तरह आप जो है वो डेजर्ट में लगा सकते हैं, वो से जिस तरह एक प्लानिंग बनाई हुई है यूरोप में कि सहारा डेजर्ट में कितना पानी, कितने स्क्योर किलोमीटर कितना एरिया आप देखा होगा बुक में शेयर किया, पूरे यूरोप को पावर सप्लाई कर सकता है। तो शायद फ्यूचर में उनका प्रोग्राम भी है कि इस तरह से कुछ आइडियाज़ भी हैं। रिक्वायर वाटर फॉर क्लीनिंग सोलर कलेक्टर्स एंड कंसनट्रेटर्स और फॉर कूलिंग टर्बाइन जन, कि अगर सोलर में अगर फॉर थर्मल सिस्टम लगा रहे हैं, एक PV सिस्टम होता है और एक थर्मल सिस्टम है, तो डिफरेंट है। थर्मल सिस्टम में फिर आपको क्या चाहिए कि वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा इस केस में, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि वाटर वहाँ पे लोकेशन देखना पड़ेगा, उस वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं है, ठीक है। और फिर क्लीनिंग के केस में भी आपको चाहिए होगा वाटर क्लीनिंग, सोलर कलेक्टर्स वगैरह को, ताकि उसकी यहाँ पे गर्द है या कुछ साफ़ करने के लिए, इस तरह के बहुत से में इफेक्ट इकोसिस्टम डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। इसकी वजह से आपका ये हो सकता है इकोसिस्टम अगर वाटर सिस्टम है या नहीं है, वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट, कॉन्सनट्रेटेड बीम ऑफ सोलर पावर टू किल बर्ड्स, पॉसिबिलिटी है इसकी भी।
इस केस में क्या है, अरे आप सोलर का देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्या है, ये एक आपका रिसर्च पेपर है, ठीक है, रिसर्च पेपर है। टाइम इसका कह सकते हैं कि डेट यहाँ पे दी होगी शायद जनवरी 2020, ठीक है, यानी ये आपका ये है जनवरी, लेटेस्ट एक पेपर, रिसर्च पेपर। यहाँ पे क्या करें, टॉक्सिक मटेरियल यूज इन थिन फिल्म फोटोवोल्टिक एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। ये पूरा एक यानी कि रिसर्च पेपर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसका ये वेब लिंक है फॉर योर इंटरेस्ट। तो अगर इसको डिस्पोजल करना है फिर फर्स्ट तो ये ठीक है, उसके अगर आपका यूजेज के बाद जब लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो आपने इस तरह बाहर फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अंदर जो बाज़ मटीरियल्स होते हैं जो बड़े हार्मफुल हैं टू द इन्वायरमेंट, वो अगर आपके किसी तरह से फूड चेन में अगर आ गए या फिर आपका वाटर चेन में, वाटर जो सिस्टम में आ गए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फूड चेन में या वाटर साइकिल जो वाटर में आ गए तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, तो एग्जांपल इसकी क्या दे रहे हैं, एग्जांपल इसकी देखेंगे। ये एग्जांपल है चाइनीज़ प्रोटेस्ट एक्यूज सोलर पैनल प्लांट फॉर पोल्यूशन, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बीजिंग इन ए फ्रेश इंसिडेंट ग्रोइंग पब्लिक एंगर ओवर पोल्यूशन, 100 इन द ईस्टर्न चाइनीज़, ठीक है, वर्क आउटसाइड द सोलर पैनल प्लांट दैट स्टैंड एक्यूज ऑफ कंटेमिनेटिंग अ नियर बाय रिवर। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2000 सितंबर में ये पूरे चाइना में, हालांकि प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होती, काफ़ी आसान नहीं है वहाँ पे चाइना, लेकिन वहाँ पे भी इतने मुतासर हो गया था कि वहाँ पे उनको उसके ट्रेसेस मिले। तो फिर लोगों ने सोलर प्लांट के बाहर इस तरह से सोलर प्लांट का वेस्ट कर रहा है, तो उसे भी आपको देखना है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को हम केयर नहीं कर रहे कि सोलर प्लांट यहाँ पे लगाएगा या वेस्ट है। तो ये आने वाले यहाँ पे ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, तो आने वाले टाइम में ना नेक्स्ट जनरेशन बीमारियाँ इस तरह से कैंसर बीमारियाँ फैलती हैं, हमें पता नहीं चलता। जिस तरह आप देखेंगे पंजाब में फैसलाबाद, शेखुपुरा, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी इफेक्ट हो सकता है। आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, केयरफुली करें प्रोडक्शन, और आगे जो है यहाँ पे डिस्पोजल आपने करना है। इस तरह से देखेंगे ये इन्वायरमेंटल साउंड्स अलार्म ऑन कमिंग वेव ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ये अभी तक ये शोर अभी यानी कि लेटेस्ट आजकल जो है ना, ये एक है, ये इसमें एक पॉलिसी है ग्लोबल वार्मिंग पॉलिसी, उसके लिहाज से वहाँ से मैंने ये लिया है, ठीक है। इसका ये इसका लिंक भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये लिंक भी इसका नीचे अवेलेबल है, डिटेल इसमें लिखी हुई है कि क्या 2018 का टॉक्सिक सोलर पैनल्स, टॉक्सिक सोलर पैनल्स। तो इसकी भी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता पैसे और टर्म लाज वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें जब पानी सर से गुजर जाता है फिर हम सोचते हैं, लेकिन हमें अभी से सोचना पड़ेगा कि इस तरह के लाज बने। नेक्स्ट है विंड एंड इन्वायरमेंट। विंड और इन्वायरमेंट का आपस में कोई ताल्लुक बनता है, क्या ख्याल है आपका, बनता है कि नहीं बनता? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, विंड में आके देखते हैं कि हमने इसमें अच्छा एमिशन फ्री एनर्जी सोर्स, ओके। द लार्ज मशीन में यूजुअली इसको कहते हैं आई सोर्स, आपकी बुक में आप देखें वर्ड लिखा हुआ आई सोर्स, ठीक है, आई सोर आप कह सकते हैं। इस वर्ड यूज लार्ज मशीन में यूजुअली अफेक्ट द लैंडस्केप, सर्विस रोड्स और फिजिकल इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। सर्विस रोड्स आप कह सकते हैं, इनको अगर तक पहुँचने इनके पहुंचने के लिए जो होता है, ठीक है। मे कैच फायर, वन बाय वन सबको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेरी रेयर। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इस पॉइंट को हम देखेंगे कि किस तरह से है नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे नॉइज़ पोल्यूशन क्या है ड्यू टू ब्लेड्स, कौन कौन सी वजह है नॉइज़ ब्लेड्स के अलावा और भी वजूहत हैं, सिर्फ ब्लेड की वजह से नहीं होता। साउंड लेवल्स क्या होने चाहिए फिर, ठीक है, साउंड लेवल्स कितने होते हैं, ठीक है, डेसिबल्स में आप मेजर करते हैं, डिटेल ऑपरेशन प्लांट नियर रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है, कितने दूर तक इसकी आवाज़ आती है। कैन काज बर्ड एंड बैड डेथ्स, मे भी नेक्स्ट में हम देखेंगे डिटेल में, यूजुअली हम देख लेंगे।
सो मे यूज़ रेयर अर्थ मटेरियल, ये भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कमी। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा नेक्स्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आई सोर्स, फिजिकल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। एंड देन कम्स आप कहते हैं फायर एंड लीकेजेस। नेक्स्ट स्लाइड विल शो द फायर एंड लीकेजेस। ठीक है, जस्ट अ विंड फॉर्म है। ठीक है, इसमें तो अच्छे लग रहे हैं, कोई इस तरह मदन आई सोर्स तो नहीं है। अब किस केस में देखिए फायर भी हो सकती है, बहुत ही रेयर केस में ये हो सकता है कि इसमें फॉर एग्जांपल फायर है। इस केस में भी आप देखें ये डिफरेंट आपको व्यूज़ है, यहाँ पे आपको फायर्स वगैरह का तो फायर भी लग सकती है, इसमें इफेक्ट हो सकता है। फिर ये लीकेज है, जो भी आपका यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है जी, बेरिंग है, ठीक, इसने हॉरिजॉन्टल और इसे पूरे ने मूव करना होता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट क्या होगी, ये ब्लेड भी मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये वाली मूवमेंट और ये आपका ये भी बहुत, यहाँ पे फिर आपको ज़रा बेरिंग वगैरह यहाँ पे भी लीकेज हो सकता है, यहाँ पे भी लीकेज हो सकता है। ये शो हो रहा है कि वहाँ से ऑयल लीक होके नीचे आ रहा है। ठीक है, इस केस में ये भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ये इस तरह हो सकता है, लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट्स। ओके, देन का नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन में यहाँ पे रीज़न दी गई, नंबर फर्स्ट रीज़न क्या है, ये देखें। फर्स्ट रीज़न यहाँ पे है एयर फॉयल टर्बुलेंस, यानी कि ये आपका जो ये एरिया है, इस एरिया की वजह से आपको जो हवा जो जा रही है इस तरह इस एयर की वजह से आपको टर्बुलेंस मिलेगी। ठीक है, डिटेल यहाँ पे आप लिखिए, पढ़ लें इसका, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सेकंड क्या है, पल्सिंग साउंड। ठीक है, एट द टिप, क्योंकि एट द टिप जब ये मूव कर रहा होता है, ये 20 माइल पर किलोमीटर की हवा मूव अगर कर रही है इधर से। ठीक है, लेकिन ये जो मूव कर रहा है ये 100 मीटर अगर देखो तो इसकी जो है ना ये 100 मीटर इसको मिल रहा होगा, ये चल रहा होगा। ठीक है, 10 मीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन ये है कि ये इस तरह से आप देखें तो 100 मीटर। तो यहाँ पे एट द टिप ऊपर जो यहाँ पे साउंड आती है ना, ये पल्स, ये इसकी साउंड एक काज ये, एक काज ये है। ठीक है, तीसरी काज क्या होगी कि आपकी थर्ड काज हाई पिच साउंड्स, आपकी इंजन जिसके अंदर जो इंजन है, ये मूविंग पार्ट्स हैं, इसके अंदर जो मूविंग पार्ट है उसकी साउंड। ठीक है, फोर्थ क्या क्या, इसके नज़दीक नीचे खड़े होगे तो आपको साउंड नहीं आएगी। डिस्टेंस डिफरेंस, जो आप दूर जाओगे तब आपको साउंड ज़्यादा नज़र आएगी, ज़्यादा आएगी। डिफरेंस, स्टैंडिंग बीनीथ द टर्बाइन मे नॉट बी एज नॉइजी एज स्टैंडिंग फर्दर अवे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विंड एंड कंडीशंस। थर्ड एक और भी यहाँ पे दिया गया है कि इसमें आपको शेडोज़, कि आप अगर ये जब मूवमेंट करेगा तो इसका शेडो भी आपको क्या करेगा, शेडो इसके जो है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। तो आपको जो किसी घर के ऊपर अगर पड़ रहा है तो उसको ऑन ऑफ, रोशनी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक उसका एक इफेक्ट आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस पर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 16 dBA विद द पैसेज, विद जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पर 64 dBA प्रोड्यूस हो रही है, 64 सॉरी यहाँ पे पेन का मसला कर, 64 dB अगर हो रही है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको क्या हो जाएगा, 4 dBA। तो नेक्स्ट में जिस तरह इस केस में आपको बता रहे हैं कि यहाँ आपके साउंड जो है विद, यहाँ से साउंड आ रही है, विद द डिस्टेंस साउंड क्या आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि इसकी साउंड ऐसी होगी, विंड टर्बाइन इन रेजिडेंशियल, ठीक है, आर प्लेस्ड नो क्लोजर 300 मीटर्स, क्लोजर से ज़्यादा 300 मीटर से क्लोज तो होना ही नहीं चाहिए ना, वरना इसको ना छोटी इस तरह की रेफ्रिजरेटर 40 dBA की साउंड आती रहेगी। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड बैड डस्ट, जो थर्ड पॉइंट था। ठीक है, कि बर्ड्स आ रहे हैं तो मूव करा तो इसकी ये आपकी बैट देखें, बैट्स, और अगर ये बर्ड है, ये गोल्डन ईगल स्पीशीज़ है। तो इसमें नेक्स्ट ग्राफ में ये बताएंगे दुनिया में, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके मुकाबले में इसकी विंड से सबसे कम डेथ्स होती हैं। लेकिन फिर भी जो है ना कहते हैं कि बाज़ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो है फॉर एग्जाम्पल गोल्डन ईगल है ये, तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई थी, 80 गोल्डन ईगल्स एक ख़ास लोकेशन के ऊपर जो है वो कैलिफोर्निया या कौन सा था बता रहे थे, कैलिफोर्निया में वो एक साल में ना उसे स्ट्राइक करके उनकी डेथ हुई थी, 80 लोकेशन यूएस से। तो उन लोगों ने एक चीज़ का डेटा बेस मेंटेन किया होता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये स्लाइड खाली सिंपल ये बता रही है कि जो डिफरेंट आपके एनिमल्स हैं, कैट्स हैं, ठीक है, तो और
ठीक है। उसकी जो डेथ सबसे कम अगर देखें ना, कोलिजन लैंड बेस्ड विंड टर्बाइन से सबसे कम जो है ना इसके ये, लेकिन ये भी इसके ऊपर भी फिर वो सोचते हैं कि नहीं इससे भी कम होनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन से ठीक है, आप कोलिजन इलेक्ट्रिकल लाइन से कोलिजन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, इसके बाद पॉइजन के साथ, बिल्डिंग के साथ टकरा गए, गाड़ियों के साथ टकरा गए, किस तरह से आप डिफरेंट उसके, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर इसकी फिर भी आपके समझ सकते हैं कि ये। नेक्स्ट आ रेयर अर्थ मिनरल्स जो है इसमें यूज़ होते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स में एक यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है किसके लिए यूज़ होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, रेयर अर्थ मैग्नेट। ये 1984 में या 1994 में, इसमें एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ, मेरा ख्याल है 1994 या 1984 में ना ये एक रिसर्च आई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था अगर आयरन के साथ जो है ना चंद एलाय अगर मिक्स करके ना तो उसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जो है कहते हैं परमानेंट मैग्नेट रेयर अर्थ में यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होता है इसमें रेयर अर्थ मेटल फॉर परमानेंट मैग्नेट। कौन कौन से वो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, विंड टर्बाइंस, ये डायग्राम आपकी आ रही है, विंड टर्बाइंस, आपको विंड टर्बाइंस, ठीक है। विंड टर्बाइन में रेयर अर्थ मेटल यूज़ होते हैं, वो इसमें यूज़ हो रहा है, इसमें नियोडाइमियम यूज़ हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका यूज़ हो रहा है रेयर अर्थ मेटल। जैसे इस केस में आपके सोलर के अंदर कौन से यूज़ होते हैं, विंड के अंदर, और ये तो इसमें रेयर अर्थ। ये बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम में इसलिए ऐसे कि हमें मटेरियल साइंसेस की तरफ भी जाना चाहिए कि जो मटेरियल्स है हमारे उनको प्रोसेसिंग करके उनको अब देखेंगे ये सारे की सारे जो अल्लाह ताला ने हमें नेचर में दिए हुए, कुदरत में दिए, उनको यूज़ करके हम, और इसका सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही होती है रेयर अर्थ मेटल की 50% जो सप्लाई वो चाइना करता है वर्ल्ड को, 50% सप्लाई फ्रॉम चाइना। फर्स्ट इसमें चाइना है, मोर देन 50% चाइना है, देन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद सप्लाई आपके कि रशिया आता है, अमेरिका आता है, फिर कनाडा है, फिर उसके बाद इंडिया है, टर्की है, ठीक है, ब्राज़ील है, सॉरी ब्राज़ील भी मतलब सेकंड नंबर में मेरा शायद ब्राज़ील आता है, सॉरी ब्राज़ील। तो ये आपके जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं रेयर अर्थ मेटल की तरफ। नियोडाइमियम ये है ना, ये किस लिए यूज़ होगा, परमानेंट मैग्नेट फॉर क्रिएटिंग ए मैन्युफैक्चरिंग परमानेंट मैग्नेट इन द जनरेटर, ओके। और ये डिफरेंट आपको यहाँ पर मटेरियल के साथ साथ ये भी यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके हेल्थ बेनिफिट्स के हम इन्वायरमेंट देख रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में आप देखेंगे ये मैग्नेट है, शेप है, ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च पेपर को मैंने हवाला दिया, आप चेक कर लें इसकी लिंक, डेवलपमेंट एंड रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ द नियोडाइमियम, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस लिटरेचर रिव्यू आप देखेंगे किस तरह से किसी को अगर हो तो वो मेटलर्जिकल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर कॉन्फ्रेंस के साथ है इस साइड पर भी। तो इसमें हम मेनली अब देखते हैं कि हेल्थ इफेक्ट्स और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं। हेल्थ इफेक्ट्स इसके क्या हैं, अगर यूज़ करें तो इसके क्या है, ठीक है। नियोडियम कैन बी ए थ्रेट टू द लिवर, थ्रेट टू लिवर हो गया व्हेन इट्स अकोमोडेट इन द ह्यूमन बॉडी। आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली डेंजरस इन वर्किंग इन्वायरमेंट ड्यू टू फैक्ट दैट डैम्स एंड gases can be inhaled with air. This can cause lung embolisms, ठीक है, लिवर को भी इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग टर्म। तो ये आपका आ गया, तो मेनली आप कह सकते हैं कि लंग इफेक्ट हो सकते हैं और लिवर है आपका हेल्थ। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में आप देखेंगे, जब आप इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं, जस्ट हम देखते हैं। विद वाटर एनिमल्स नियोडाइमियम काजेज डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है इन्वायरमेंट के साथ साथ। तो इस इन्वायरमेंट में ये क्या हो सकता है, आप डिस्कार्ड दैट विल ग्रेजुअली एकुमुलेट इन सॉइल्स में, एकुमुलेट करेगा, वाटर में हो सकता है, इवेंचुअली लीड टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ह्यूमंस एनिमल्स, यानी ये आपका ये इन्वायरमेंट में आप कर सकते हैं। डिफरेंट जो है ना इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लेकिन इसकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए केयरफुली हैंडल करना चाहिए।
नेक्स्ट हाइड्रो पावर एंड इन्वायरमेंट। हाइड्रो पावर में क्या इन्वायरमेंट आ सकता है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे, नेगेटिव भी इफेक्ट भी होंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हर एक के, ठीक है। इकोसिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है इसका, इकोसिस्टम। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, डिसलोकेशन ऑफ पीपल आप कर सकते हैं। डिसलोकेशन ऑफ पीपल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, हैबिटेट है, नेचुरल रिसोर्सेज या रिवर्स हैं वो ब्लॉकेज हो जाएगा, सिल्ट्स हो सकती हैं, डिपॉजिट्स वगैरह डिफरेंट आपके। फिर वाटर क्वालिटी फ्लो जो है ना वो भी रुक जाता है। तो ये इसके मेन इफेक्ट है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे शायद डू नॉट डायरेक्टली इमिट एयर पोल्यूट्स, फ़िश माइग्रेशन है, ठीक है। फ़िश लेडर्स हम देखेंगे नेक्स्ट में, फ़िश लेडर्स क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देन कम्स द कैन चेंज नेचुरल वाटर टेम्परेचर्स, वाटर केमिस्ट्री डेफिनेटली कर लेगा, किस तरह करेगा। रिवर फ्लो, सिल्ट लोड, ये तीन। वाटर केमिस्ट्री होगा ज़रा जब आप किसी चीज़ को स्टैग्नेट करते हैं, हदीस भी है तो वो चाहे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ डेड चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें वाटर की जो फ्लो होता है जब होता है वो रुक जाता है, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि सिंपल लफ्ज़ में ये चेंज हो जाएगा, इसकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री इसकी चेंज हो जाती है। में कवर इंपॉर्टेंट नेचुरल एरियाज, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एंड इकोलॉजिकल साइट्स। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, फॉर एग्जांपल दिया मेर बादशाह डैम में आप पूरा प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे ना 150 किलोमीटर जो दरियाई सिंध के साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो अंदर आ रही हैं, ठीक है। इस तरह जब आपने दरियाई नील में असवान डैम में पूरा एक एरिया था आर्कियोलॉजिकल साइट का, उन्होंने पूरा कट करके उसको नीचे आया था वो उन्होंने वो प्रिजर्व कर लिया। तो डिफरेंट ये केसेस होते हैं, नेचुरल एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर लैंड, ये तो इफेक्ट मे रिजल्ट इन द रिलोकेशन ऑफ पीपल। रिलोकेशन ऑफ पीपल तो अब हर जगह पे है, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है। अब 40 अरब रुपया मेरा ख्याल है 40 अरब वो मेरा है कौन सा डैम, दयामीर बादशाह के लिए गवर्नमेंट ने खाली रिलोकेशन ऑफ पीपल के लिए आपको दिया है, ठीक है। 40 बिलियन ऑफ रुपीज़ फॉर डिसलोकेशन है। तो इसी दयामेर बादशाह में आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी आ रही हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या प्रिजर्व करिए। बीबीसी की पूरी रिपोर्ट है उसके ऊपर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वाटर क्वालिटी, फ्लो, सिल्ट है, सिल्ट भी आ सकती है मुख्तलिफ इसके अंदर। तो अगर इसमें रन ऑफ द रिवर हो, ठीक है, दो तरह के हाइड्रो पावर में अगर आप डैम बना रहे हैं, एक डैम है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट है। दूसरा क्या होता है, फर्स्ट रन ऑफ द रिवर, उसके अंदर क्या है, इसमें इफेक्ट कम होगा। रन ऑफ द रिवर में चीज़ों का इफेक्ट कम होगा, वहाँ पे कोई डैम नहीं होगा, फ्लो ही अब मेंटेन रहेगा, ठीक है। और अफेक्टेड जो है ना वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट। लेकिन इसके केस में भी हो सकता है, पाकिस्तान के केस में आपको देखते हैं कि क्या है। फॉर एग्जांपल रन ऑफ द रिवर ने अगर दरिया का रुख मोड़ दिया है, फॉर एग्जांपल नीलम झेलम है, अब नीलम झेलम में की वजह से या दूसरा बना रहे हैं कोहाला, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो इकोलॉजी से सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था, इको ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इको सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है एरिए का, इको सिस्टम। तो उसमें देखें मुजफ्फराबाद में जो है ना वहाँ पे कह रहे हैं, जो इलाका है MZD, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज वाला लोग कर रहे हैं कि ना इससे हमें फ़र्क पड़ रहा है। तो इसके लिए कोई ना कोई जो है ना उसके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट ने को कुछ करना चाहिए। कि इको डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके पूरे का पूरा जो शहर जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है दरिया इस तरह आ रहा है इस शहर से, ठीक है, और दूसरा दरिया यहाँ पे आ रहा है। पहले तो उन्होंने ये किया कि इस दरिया को यहाँ से बंद बना के इसके नीचे से गुजार के यहाँ पे डाल दिया, तो ये पानी जो है ना अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा गवर्नमेंट ये करिए कि दरिया नीलम है, दूसरा गवर्नमेंट दरिया जो है झेलम है, ठीक है। अब दरिया झेलम को भी जो है ना यहाँ फिर ये दरिया झेलम जा रहा है, मुजफ्फराबाद के आधे हिस्से में यहाँ पे जा रहा है दरिया झेलम में, यहाँ पे टनल बना के और यहाँ पे कर रहे हैं, एक और कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोहाला। तो अब ये पानी भी यहाँ पे नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज़रा ये जो एरिया है, ठीक है, इससे आगे तो सारा का सारा अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, झीलें बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हो सकता है। सोल्यूशन क्या होगा इसका, हमें सोल्यूशन की तरफ देना चाहिए इसका, ठीक है। व्हाट विल बी द सोल्यूशन।
कंक्रीट एंड स्टील यूज्ड इन हाइड्रो डैम्स रिक्वायर इक्विपमेंट दैट में प्रोड्यूस इमिशंस। ये तो वही बात है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ आप करोगे तो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्रीज में अगर कोल से चल रही है तो कंट्रीब्यूशन तो आ ही रही है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्या, किल एंड इंजर सम ऑफ द फिश दैट पास थ्रू द टर्बाइंस। ठीक है, इसके भी कोई ना कोई फिश स्क्रीन, इसकी क्या होता है, इसका आपको फिश स्क्रीन्स, फिश स्क्रीन्स लगाती हैं। वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी अप्लाई करके आप जो है ना इसको मिटिगेट या कम कर सकते हैं, मसला नहीं है इसका कुछ। नेक्स्ट है केस, अब किस देखेंगे इस वही पिछली अभी तस्वीरों से कि अब डैम बन गया है। ठीक है, अब डैम बन गया है तो एक तो इसकी जो जो है ना ये जो भी फिश वाइल्ड लाइफ है, वाटर लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रही हैं, तो इसमें इन्होंने एहतियाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, डैम बन गया तो इसका क्या सोल्यूशन, क्या हर चीज़ का सोल्यूशन है। सोल्यूशन उन्होंने निकाला है फ़िश पैसेज। ठीक है, ये है हर चीज़ का सोल्यूशन है, क्योंकि अगर फ़्लो दरिया में देखिए ये आ रहा है। ठीक है, फ़्लो अगर आपका मुतासर होगा तो माइग्रेटेड जो बाज़ फ़िश होती हैं उनका प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे इलाके में वही माइग्रेट करती हैं, अगर रास्ते में डैम बन गया तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या है फ़िश पैसेज। जिस तरह इस केस में आपको डायग्राम बताया, एडल्ट फ़िश लैडर है, जस्ट कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे लैडर की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर फ़्लो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये लैडर इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से हो सकती है। इस केस में यहाँ पे इस तरह शो हो रही है, तो डिफरेंट टाइप्स आपको 2-3 फिगर्स में आपको दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह इसमें कंसेप्ट ये दिखाया गया है, डैम बन गया। ठीक है, ठीक है, ये डैम है। फ्लो फ्रॉम लैडर अट्रैक्ट्स माइग्रेटिंग। ठीक है, अब फ्लो आ रहा है तो इनको अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ से ये जंप करके ये जा रही है। इस तरह इस केस में ये लैडर है। ठीक है, पानी जो है ना नीचे जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने पानी छोड़ा, इतना तो वैसे भी छोड़ते हैं। तो ये फ़िश जो है यहाँ से माइग्रेट कर रही हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में आप ये लैडर है, देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ से नीचे जा रही है, इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। किसके लिए? सारी फ़िश के लिए। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये फ़िश है, ये जंप करके जा रही है, जिसको कहते हैं फ़िश लैडर। नेक्स्ट, द फ़िश लैडर एट द बोनेविल डैम ऑन द कोलंबिया रिवर। ठीक है, वाशिंगटन और ओरेगन। नेक्स्ट है बायोमास एंड इन्वायरमेंट। बायोमास में सबसे ज़्यादा जो भी आपको वुड जलाते हैं तो उसमें बर्निंग की वजह से डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक बायोमास, कि कौन सा आपका बायोमास है, उसके हर एक का डिफरेंट है। ठीक है, वुड है वो भी बायोमास है। ठीक है, एथेनॉल है, बायोडीज़ल है, एथेनॉल। ठीक है, बायोडीज़ल, डिफरेंट के लिए हर एक का ना वो डिपेंड करता है, उसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन इसकी होगी, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक बायोमास। कार्बन नेचर न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स क्या है कि जितना ये अमिट कर रहा है, इमिशन कर रहा है, इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है। इमिशन इज इक्वल टू अब्जॉर्प्शन। इसे आप कहते हैं कि ये न्यूट्रल, आप कह सकते हैं न्यूट्रल। नेक्स्ट आपका आ गया बर्निंग वुड, एग्जांपल बता दिया। ठीक है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, फॉसिल फ्यूल, एनवायरनमेंट, मॉडर्न वुड बर्निंग, स्टोव, पैलेट स्टोव्स, फायर प्लेस, डिफरेंट। ठीक है, ये तो सिंपल आपको। डिफॉरेस्टेशन, इफॉरवेस्ट, ग्रोथ, प्लांटेशन। इस डिफॉरेस्टेशन इसलिए कि इसमें जो प्लांट्स आप करते हैं डिफरेंट किस्म के बायोमास, चाहे उसका आप ले रहे होते हो, तो उसके साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं। ठीक, बायोडीज़ल है, इथेनॉल है, मेथेनॉल है। ठीक है, तो वो आप उसके हिसाब से आप डिफरेंट कहीं एनिमल रिमेन्स, वेजिटेबल रिमेन्स, ठीक है, वुड रिमेन्स, डिफरेंट आप कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर होता है। तो बाज़ जैसे जो है फ़र्ज़ सोयाबीन वगैरह जहाँ से आप बायोडीज़ल बनाते हैं, उसकी प्लांटेशन के लिए आपको दुनिया इस तरह कर रही है कि जो फ़र्क है, ब्राज़ील ने ऐसा शुरू किया कि जंगल काट के तो वो उस तरफ जा रहे, तो उन्होंने कहा कि इसमें डिफॉरेस्टेशन हो रही है। बर्निंग म्यूनसिपल वेस्ट गार्बेज में रिड्यूस इमिशन फ्राम लैंडफिल्स, काज हार्म इमिशन ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिक्वायर्ड।
पाकिस्तानी केस में भी हो सकता है कि आप उसको ऐश में कंटेन लेड, ठीक, जो भी इसके बनने के बाद ऐश आती है, ठीक है, तो ऐश जो भी होगी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, चाहे कोल में हो या किसी भी चीज़ में आप जलाएं। घर में प्लास्टिक आप जला रहे हैं, घर के अंदर भी अगर आप कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसमें क्या पता 0.0001% कुछ जो है वो हार्मफुल मटेरियल हो सकता है, तो कंटेन लेड है, ठीक है, कैडमियम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी भी हो सकती है। प्रोसेस बिफोर बर्निंग सो दैट सच मटेरियल नॉट प्रोड्यूस्ड। बायोगैस यूज फॉर कुकिंग एंड बर्निंग रिन्यूएबल कंटेन्स मीथेन, बायोफ्यूल्स एंड इन्वायरमेंटल, एथेनॉल नॉन टॉक्सिक है, हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, क्विकली ब्रेक्स डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंस इफ फिल्ड, नॉन टॉक्सिक एथेनॉल के बारे में हम करेंगे, और जिसे हाईली फ्लेमेबल है। देन गैसोलीन आप कह सकते हैं, बर्न क्लीनर एंड हैव हायर ऑक्टेन लेवल्स देन गैसोलीन, हायर एपोरेटिव इमिशन फ्रॉम फ्यूल टैंक्स एंड डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, अगर लीक आउट हो जाए उस तक उठने का है तो आपको हार्मफुल हो सकता है, फॉर्म में हार्मफुल ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मोक इस केस में, क्योंकि ये एपोरेटिव इमिशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन साउथ बेंड इंडियाना, देन कम बायोफ्यूल्स एंड इन बायोडीजल का आ गया इस केस में कि बायोडीजल में बर्न मच क्लीनर देन पेट्रोलियम डीजल, नॉन टॉक्सिक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, फॉर 1 गैलन ऑफ बायोडीजल में स्लाइटली हायर देन स्मॉलर इमिशन फ्रॉम बर्निंग 1 गैलन ऑफ पेट्रोलियम डीजल। पेट्रोलियम डीजल और इसमें फ़र्क यह है कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की इमिशन हो सकती है इस केस में, ये इसमें प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम डीजल। नॉन कार्बन न्यूट्रल का एग्जाम बता दें कि जितनी ये न्यूट्रल है, CO2 जितनी उमिट होती है इसी में ये इतनी ही एब्जॉर्ब करता है बनने से पहले, तो इस चीज़ को आप कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम यूज्ड वेजिटेबल ऑयल्स, ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस स्लाइड्स में। फॉरेस्ट क्लियर्ड एंड बर्न टू ग्रो सोयाबीन एंड पाम ऑयल्स ट्रीज टू मेक बायोडीजल, इसमें क्या ऐसा है, फॉरेस्ट क्लियर हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे एरियाज जहाँ पे हैव नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स विद आउटवेट पोटेंशियल बेनिफिट्स। यस, इसकी वजह से आपको ये कहा कि आप डिफॉरेस्टेशन वगैरह करेंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट। ये एक बस है बायोडीजल की से जो चलने वाली। देन कम्स जियोथर्मल एड्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, depend on how geothermal energy used and converted into useful energy. Direct use application, geothermal heat pumps at low emission levels है। Most geothermal power plants inject geothermal steam and water back into the earth after use, thereby renewing the resources. तो इसके अंदर अगर आप देखें जियोथर्मल के केस में कि क्या आपका होता है, जियोथर्मल के आप इसमें ये लास्ट पॉइंट है कि इसमें दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज लूप सिस्टम और एक होता है ओपन लूप। ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम में ठीक है, अगर आपका ये अंडरग्राउंड में आप यहाँ से पानी ले रहे हैं, हॉट वाटर स्टीम AC है, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से ले रहे हैं तो ये स्टीम टर्बाइन को जनरेट करने के बाद दोबारा यहीं पे जा रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एट्स ओके। अब ओपन लूप सिस्टम में अगर आप में ये आपका ड्रिलिंग की हुई है, यहाँ पे नीचे हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप आउटर सोर्स से वाटर जो है यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, और यहीं से जो वाटर जो है नीचे भी जा रहा है, यहीं से वाटर आप ले रहे हैं हॉट वाटर, और उससे आप जो स्टीम टर्बाइन चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर वापस जो आ रहा है पंप के थ्रू, उस वाटर के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, वापस दोबारा इसको आप नहर में या नदी में फेंक रहे हैं चलाने के बाद, क्योंकि यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ये स्टीम टर्बाइन चल रहा है। तो इस वाटर के अंदर जो है ना वो डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है आप देखें उसके अंदर,
कि उसके अंदर हो सकता है स्लज होगा एक, तो ठीक है स्लज या इस तरह वो होगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, ठीक है। सल्फ़र या इस तरह सल्फ़र हो सकता है, ठीक है। उस सल्फ़र की वजह से क्या कि वहाँ पे आपकी ना एक स्मेल आती है डिफरेंट, ठीक है। और प्रॉब्लम इसकी ये हो सकते हैं अगर आपको करें। बाकी इसमें क्या लो इमिशन है, ये तो ठीक है डायरेक्ट ये नहीं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना आपको इन्वायरमेंटल हम लिहाज से देख रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल लिहाज से जब हम देख रहे हैं तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया है। इंजेक्ट जियोथर्मल स्टीम, यानी इसमें ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम ओके है, ठीक है। क्लोज ओपन लूप सिस्टम में ना प्रॉब्लम आ जाता है इसके अंदर। ओपन लूप सिस्टम में जब पानी को आप रिसाइकल नहीं करते तो उसमें जो वाटर नीचे से जो आ रहा है, ठीक है, फिर दोबारा वाटर को आप नदी में डाल रहे हैं, तो इस वाटर के अंदर नीचे जो केमिकल जो है ज़मीन के अंदर हर तरह के केमिकल्स हैं, परसेंटेजेस हैं, तो उसमें आप देखेंगे वो दोबारा आप डाल रहे हैं तो उसमें सल्फाइड हो सकती है, उसके अंदर और डिफरेंट जो मटीरियल हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकता है, लेड हो सकता है। दोबारा आप उसको जो है ना नदी में डाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आप हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसको हम जो है सील डिपॉजिट और दूसरे जो उसको ट्रीट किया जाता है। तो हज़ार्डस मटेरियल्स, तो एक और इसके अंदर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोक्वेक्स इस केस में आपके आ सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ जो मुझसे रह गई हो तो यू कैन डिस्कस इट इन Q&A सेशन, ठीक है। वो चीज़ समझना आई हो तो मैं हाज़िर हूँ। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक दो जगहों पे इस तरह के आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हमारा है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर इट मे बी ए पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 9 और 10 हो सकता है, मे बी लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 और लेक्चर नंबर 10। इसके बारे में मैं सोचूंगा कि इसको इसी के साथ मिलाऊं या नेक्स्ट लेक्चर में इसको। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर, ज़्यादा चांसेस लेक्चर ये होगा, ज़्यादा चांसेस है लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 इंशाल्लाह। आई विल नेक्स्ट